नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे हम देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, रोजगार के अवसर, आदिवासियों और खनन क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ। खनन एक्सचेंज के पंजीकरण और रेगुलेशन के लिए प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान। लोकसभा से भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित। असम के गुवाहाटी में IIM स्थापित करने का प्रावधान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बताया महत्वपूर्ण। और लोकसभा में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में कार्यवाही का होगा अनुवाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को दी जानकारी। अभी तक हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं में थी भाषांतर की सुविधा। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण गतिरोध दूर नहीं हो सका और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के सदस्यों ने आज भी अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र पटल पर रखने के साथ हुई। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े पत्र शामिल थे। इसके अलावा विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। इसमें विभाग संबंधित संचार, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन और वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन शामिल था। इसके अलावा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन और विवरण सभा पटल पर रखे गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मंत्री की ओर से वक्तव्य दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मंत्री की ओर से वक्तव्य दिया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मंत्री की ओर से वक्तव्य दिया गया। उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत मिले नोटिसों के अस्वीकार किए जाने की जानकारी सदन को दी। 20 notices have been received today on 4 different subjects under Rule 267. Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. इसके बाद उपसभापति ने सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन गतिरोध के कारण कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्री कर्णाटपुर का माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदन का ध्यान सिलचर हवाई अड्डे के हवाई संपर्क से संबंधित एक अत्यावश्यक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये हवाई अड्डा असम में बराक घाटी और पड़ोसी राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। Deputy Chairman sir, despite having the required infrastructure, night landing operations are still not permitted at Silchar Airport. This restriction is hampering both passenger convenience and regional connectivity. I urge the Honorable Minister of Civil Aviation to take immediate steps to initiate night landing facilities
at airport. नहीं चाहते The number of flights to and from Silchar remains grossly inadequate, especially considering the खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा से पहले ही इसे मंजूरी मिल गई। दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक सदन में चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव किया। आज इंडस्ट्री पार्टनर सहयोग और राज्य सरकारों से बात करके, स्टेक होल्डर से बात करके आज भी इस एमएमडीआर एक्ट में 6 अमेंडमेंट्स ला रही है। इस भी संशोधन भारत मिनरल, क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक स्ट्रैटेजिक और दूरदर्शी कदम है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स हो रहे उसी दृष्टिकोण से भारत भी एक आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। और इसी मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि सभी संसद महानुभावों से इस विधेयक को समर्थन प्रदान करें और भारत की मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए मैं सहयोग देने के लिए आपके सामने रखता हूं। विधेयक पर चर्चा लेते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने बिल पर अपने अपने सुझाव और विचार व्यक्त किए। कुछ सदस्यों ने राज्यों के हितों का ध्यान रखने की बात की। तो ये विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करेगा। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का दायरा बढ़ाया गया और बिल में ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट करने का प्रावधान है। यह बिल खनिज एक्सचेंज के पंजीकरण और रेगुलेशन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश में रोजगार बढ़े और आदिवासियों और खनन क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए विधेयक में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। एक्सप्लोरेशन में क्षेत्र की विस्तार की अनुमति देता है। अगर एक मिनरल है वहाँ पर दूसरा मिनरल पाया जा रहा है तो हम कंटिन्यूअस एरिया का उसको विस्तार कर सकेंगे। जिसको लाइसेंस है कुछ स्थिति में 10% तक विस्तार करेंगे और कुछ स्थिति में 30% तक हम विस्तार कर सकेंगे। It is vital for defense, technology and clean energy sectors. The reduction of costs, this bill encourages more exploration and production of essential minerals. जो global demand for rare earths, critical minerals, this is set to double to over 8,000 tons by the year 2030. Half of it which will be driven by electrical vehicles and wind turbines. And very few people know that despite India having the 3rd largest reserves in the world, almost 6 to 7 million tons, unfortunately we only produce less than 1% of global output. इसलिए we urgently need to implement mining of critical earths and rare earths and critical minerals in India urgently. इस संशोधन विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा का भी प्रावधान है। यदि शामिल किया गया हुआ खनिज क्रिटिकल हो, सामरिक या गहराई में स्थित खनिज है तो पट्टा धारक को राज्य सरकार की कोई अतिरिक्त देन नहीं देना होगा। केवल रॉयल्टी देकर इन क्रिटिकल सामरिक या गहराई में स्थित खनिजों का पट्टा धारक निकाल कर सकेगा। महोदय, भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था उन तकनीकों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ खनिजों पर निर्भर करेगी। और इस विधेयक के माध्यम से दुर्लभ तथा महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को देश को एवं विदेश से ही नहीं विदेश से भी पूर्ण करने का लक्ष्य इस विधेयक के माध्यम से रखा गया है। आज हम लोग भी जो थोड़े बहुत परेशानी में आते हैं क्योंकि हमें भी हमारी फैक्ट्रीज, हमारे बहुत सारी वैल्यू सप्लाई चेन्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसका वजह है कि हमारे पास रेयर अर्थ्स, क्रिटिकल मिनरल्स की कमियां हैं और इस वजह से कहीं कहीं हमको दुनिया में लोगों के साथ समझौते हमारी इच्छा के विपरीत भी करने पड़ते हैं। वो समय
को हमको आगे मतलब हरण करके आगे जाना है और भारत को सशक्त बनाने के लिए 2047 का विकसित भारत का जो मिशन है उसमें खनिज आपदा ये हमारे लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका खेलने वाली है। इसका महत्व आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे भारत को 100-200 साल के बाद का भारत जब हम देखेंगे तो उसमें आज की जो ये नीति जो बनने जा रही है, ये कानून जो बनने जा रहा है, ये इसकी बहुत बहुत बड़ी महत्वता रहने वाली है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इस एनमेट के द्वारा विदेशों में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर उधर से सरकारों से बातचीत करके उधर भी एक्सप्लोरेशन करके उधर भी मिनरल लेकर भारत लाएंगे। उतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी, जितने भी भारत के एंटरप्रेन्योर्स हैं उस लोगों से हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, विदेश में जाइए, आप क्रिटिकल मिनरल में ब्लॉक्स मिनरल माइनिंग करिए। भारत को उस मिनरल को लाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी विदेश जाने के लिए जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी प्रोत्साहन करें। ये भी लगातार हमारा मिनिस्ट्री काम कर रही है। उसके साथ साथ जो आज लिथियम के लिए अभी छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके ऑक्शन भी किया है और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में जाकर भी हम एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के बाद नेक्स्ट ईयर, अभी मुख्यमंत्री जी से बात किया, नेक्स्ट ईयर जनवरी में कंप्लीट करके उसमें एक्शन डालने के लिए चर्चा कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते तो हम एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके अगर वातावरण ठीक है तो जरूर उस एक्टिविटी में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। डीएमएफ द्वारा 4 लाख प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, 4 लाख प्रोजेक्ट्स देश में सैंक्शन किया है। लगभग 2,39,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। वो 2,39,000 प्रोजेक्ट्स का आज हम काम देने वाले हैं पूरा ऑडिट करने के लिए। एक एक रुपए जो गरीबों के लिए, गांवों के लिए, कोल माइनिंग इफेक्टेड के पीपल के लिए जो पैसे एकत्रित हुआ है ठीक तरीके से खर्च होना चाहिए, ऐसा हमारा निर्णय है। वैसा ही उड़ीसा में सबसे ज्यादा डीएमएफ पैसे किधर तो भी है वो उड़ीसा में है, गरीब लोगों के लिए, इफेक्टेड पीपल के लिए। इसलिए उड़ीसा में भी भारत सरकार पूरा विकास के लिए, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है उड़ीसा का हर व्यक्ति का विकास करना। नरेंद्र मोदी जी सरकार के ऊपर विश्वास देकर आशीर्वाद दिया है, इसीलिए उड़ीसा का जनता को माइनिंग, क्योंकि उड़ीसा में हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा उड़ीसा सरकार में आते हैं। इसलिए गरीब जनता का विकास का, उनका वेलफेयर का जिम्मेदार हम लेते हैं। माइनिंग मिनिस्ट्री पूरा उड़ीसा में भी काम करके दिखाते रहेंगे। वैसा ही आज एक्सप्लोरेशन काम के भी अलग अलग विकास के काम हम कर रहे हैं। और सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्रवाई से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत होने पर स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि अब से सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में कार्यवाही का अनुवाद होगा। अभी तक सदन की कार्यवाही का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं में होता रहा है। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सदन में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी। अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से
हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल जैसे ही शुरू किया, विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अवरोध के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सभी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित भाषाओं के अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। जैसे अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है और यह अति महत्वपूर्ण है और जिसका लाभ बहुत मिल रहा है। इसमें हिंदी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश, जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। महोदय, कंठस्थ अनुवाद प्रणाली तैयार किया गया है। कंठस्थ एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं या प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग का अनुवाद करती है। महोदय, लीला हिंदी प्रवाह ऐप मोबाइल बनाया गया है जो 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिंदी सिखाने का सहज और निःशुल्क माध्यम है। महोदय, ई सरल हिंदी वाक्य कोश बनाया गया है जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14,000 से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। महोदय, राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं। केंद्रीय समितियों का गठन हुआ है। 537 नगर भाषाओं कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदी को पहचान मिली है। अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। फिजी की सह राजभाषा एवं अबू धाबी में न्यायालयों की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है। महोदय, राजभाषा के साथ साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी योग्यता, हमारी मेधा हमारी मातृभाषा में ज़्यादा परिलक्षित होती है और इसके लिए जितनी भी भाषाएं हैं उसको संरक्षित और संरक्षण देने का काम विभिन्न पहलुओं पर हम करते हैं। और इसका आप अभी जो भाषा अनुभाग बना है भारतीय भाषा के लिए, अब विभिन्न भाषाओं में कई राज्यों के जो वहाँ की आधिकारिक भाषा के प्रथम स्थान पर है, उस पर अब हम लोग पत्राचार भी करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि तमिलनाडु सरकार को पीएम आवास योजना के तहत जो धनराशि दी गई उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे गरीबों के घर नहीं बन पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें तमिलनाडु की गरीब जनता का सवाल पूछा है। मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ है माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमिलनाडु में भी गरीबों के मकान बनाने के लिए
लक्ष्य आवंटित किया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्याय की पराकाष्ठा है। 1 साल से ज्यादा हो गया, 2,15,000 मकान तमिलनाडु की सरकार ने पीएम आवास के स्वीकृत ही नहीं किए हैं। हम पैसा दे रहे हैं गरीबों के मकान बनाने के लिए, और तमिलनाडु की सरकार मकान स्वीकृत नहीं कर रही। ये अन्याय है, ये गरीबों के साथ धोखा है, ये पाप है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, 3,10,000 मकान पूरे ही नहीं हुए, वहां पैसा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार मकान पूरे नहीं कर रही। 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। भारत सरकार का, केंद्र सरकार का अंश 608 करोड़ रुपया तमिलनाडु के खाते में पड़ा है। वो गरीबों का मकान नहीं बना रहे, मकानों को स्वीकृति नहीं दे रहे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के आवास प्लस की सूची के 50,815 मकान का लक्ष्य हम तमिलनाडु को नहीं दे पा रहे। आखिर इनको तकलीफ क्या है? गरीबों के मकान बनेंगे तो इनको तकलीफ क्या है कि मोदी जी का नाम होगा, इसलिए मकान नहीं बनने दे रहे। और पराकाष्ठा तो यह है कि पूरे देश में वो गरीब जिनके पास कच्चे घर हैं, उनको नया मकान बनाने के लिए 2024 में सर्वे किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने सर्वे नहीं किया, सर्वे तक नहीं किया। ये गरीबों के साथ अन्याय है, धोखा है, पाप है। मैं तमिलनाडु सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मकान स्वीकृत करे, गरीबों के मकान बनाने के लिए वो सर्वे करे, ताकि हम गरीबों के मकान बना सके। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ तमिलनाडु की सरकार से, गरीबों के साथ अन्याय ना करे। एक स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर नारे लगाते हुए शोरगुल करने लगे। पीठासीन कृष्णा प्रसाद तिन्नटी ने शोरगुल के बीच ही विधायी दस्तावेज पटल पर रखवाए। रखे गए पत्र सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संबंधित थे। महासचिव की ओर से राज्यसभा के संदेशों को पढ़े जाने के बाद विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए। इसमें याचिका समिति, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में रखे गए। एक और स्थगन के बाद सदन दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुआ। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से अधिसूचना संख्या 35/2025 सीमा शुल्क जो 5201 के अंतर्गत वर्गीकृत कपास के लिए 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 11% के आयात शुल्क से छूट देने का प्रावधान करती है कि एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता है। लोकसभा में गतिरोध के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष चर्चा हुई। मुझे यह लग रहा था सभापति महोदय कि शुभांशु शुक्ला जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, वो देश का आदमी है। 140 करोड़ लोगों को उसने रिप्रेजेंट किया और वो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बना। पूरा विपक्ष जो है कंधे से कंधे मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपोर्ट करेगा, उसको प्रेज करेगा और दुनिया को बताएगा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, स्पेस का सवाल है, विकास का सवाल है, विकसित भारत बनाने का सवाल है, उसमें पूरा देश एक। लेकिन क्या कर रहे हैं? पूरे पार्लियामेंट को इन्होंने बंधक बना लिया है। और मैं कल से सोच रहा था सभापति महोदय कि आखिर कारण क्या है कि ये स्पेस जैसे विषय पर भी कांग्रेस बात नहीं करने देना चाहती, हमारे आवाज को दबाना चाहती है। और उसमें जब मैं गया
तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर गया सर। आपको ध्यान हो कि केरल में, यहाँ सुरेश गोपी जी बैठे हुए हैं, नाम्बी नारायण इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और 94 में इस कांग्रेस की सरकार ने सीबीआई के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया, स्टेट पुलिस के माध्यम से उसको अरेस्ट कर लिया। और मैं केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कुछ प्रतियां पढ़ना चाहता हूं सर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज इफ द ऑब्टेनिंग फैक्चुअल मैट्रिक्स इज एडजस्टेड ऑन द अपोजिट principles and parameters, there can be no scintilla of doubt that the appellate, a successful scientist having national reputation, has been compelled to undergo immense humiliation. The discal attitude of the state police to arrest anyone and put him in the police custody has made the appellate to suffer the ignominy. इससे बड़ा बात क्या कर सकता है? एक साइंटिस्ट को आपने पाकिस्तान के कहने पर, चीन के कहने पर अरेस्ट कर लिया, इसलिए स्पेस पर डिस्कवर नहीं करने का चाहते हो। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने सैटेलाइट का, स्पेस मिशन का, वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का, सबका कबाड़ा कर दिया सर। और उससे इम्पोर्टेंट यह है सर कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, हमारी सरकार करके गई थी कि एंट्रिक्स हैज ऑलरेडी इनटू ए ट्रांसपोंडर लीड, उसको भी कंसील किया सर। कई बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे शुरू हुई तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। विधेयक असम के गुवाहाटी में एक IIM की स्थापना का प्रावधान करता है। सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। आपकी अनुमति से हमें देश के एक महत्वपूर्ण विषय को आपके सामने रखने की अवसर दिया गया है। पहली बार आसाम जैसे प्रांत में, जो हमारी पूर्वोत्तर की एक मुख्य केंद्र है, नॉर्थ ईस्ट की नर पॉइंट है गुवाहाटी में संसद में सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक नई ब्रांच खोलने के लिए इस पवित्र संसद की अनुमति लेने के लिए आया हूँ। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को अपील करता हूँ, IIM जैसे इंस्टीट्यूशन तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम की सामग्रिक विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए IIM को बनाने के लिए दायित्व लिया है। आसाम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने निरंतर प्रधानमंत्री जी के सामने और भारत सरकार के सामने इस प्रसंग को रखा है। IIM आज हमारे देश की नई विश्व की एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है। बीच स्कूल में देश में अभी तक 21 IIM काम कर रहा है। इस बार की गुवाहाटी IIM, जिसमें भारत सरकार 550 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है, आसाम सरकार उसके लिए सारे प्रकार की लैंड से लेकर अन्य सभी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवारी लिया है। मैं फिर एक बार इस बार IIM की प्रतिष्ठा बढ़ी है। चेयरपर्सन महोदय, IIM की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी है, विदेश में भी IIM खुले, इस प्रकार की मांग है। UAE गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने IIM अहमदाबाद को अपने यहाँ खुलाने के लिए अपने ही खर्चे से इस बार अगले महीने से IIM दुबई कैंपस खुलने वाला है। ये IIM की मर्यादा बढ़ रही है, IIM की नई ऊंचाई आज IIM छू रहा है। मंत्री जी, आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। फिलहाल सदन दिन भर में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।